हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर वापस से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। 7 बिंदुओं की हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से सैनिक गुटबंदी, शीत युद्ध, गुट निरपेक्षता, साम्यवाद का विस्तार इत्यादि हमने डिटेल में इसका अध्ययन कर लिया। फिर हम बात कर रहे थे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत। तो इसमें हमने ये देखा कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत होने लगा और युद्ध के बाद में सैनिक और आर्थिक दृष्टि से ये देश इतने कमज़ोर थे कि साम्राज्य को संभालने में वो खुद को इतना कैपेबल नहीं देख रहे थे। सोवियत रूस की साम्यवादी विचारधारा से भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को हानि पहुंची। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत का ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुतः विश्व राजनीति बन गई। यूरोप अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट नहीं था। उपनिवेशवाद के अंत से यूरोपीय राज्य राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से वीक हो गए। उपनिवेशवाद के अंत से जो नई महाशक्तियाँ थीं उनके उदय होने की संभावनाएं बनी। इस प्रकार से 2 राज्यों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं, भारत और चीन, इस कैटेगरी में। फिर एशियाई और अफ्रीकी लोगों के उदय से यूरोपीय कल्चर और सिविलाइजेशन की मान्यता जो थी उन पर भी कुठाराघात हुआ। व्यावहारिक राजनीति में यूरोप की जो शक्तियाँ थीं वो एशियाई और अफ्रीकी राज्यों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। उपनिवेशवाद का अंत हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, दूसरी नई तरह की प्रॉब्लम्स सामने आ गई। नेक्स्ट बिंदु आता है महाशक्तियों की संख्या में कमी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो शक्तियाँ थीं वो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, रूस, प्रशिया, स्पेन, स्वीडन, ये सारी। लेकिन इसके बाद में ये सब तो नाम मात्र की शक्तियाँ रह गई और उसके स्थान पर 2 महाशक्तियाँ देखी गई। ये सारी जो शक्तियाँ देखी गई वो 1815 के बाद में। 1860 के बाद इटली, यूएसए और जापान को महाशक्ति स्वीकार किया गया। युद्ध पहले जो विश्व युद्ध की बात थी उसमें 8 महाशक्तियाँ मानी जा सकती हैं। इस युद्ध ने ऑस्ट्रिया और प्रशा को ख़त्म कर दिया। फिर 2 महाशक्तियाँ जापान और अमेरिका, ये यूरोप के बाहर थीं। 1930 के दशक में यूरोप में केवल 5 महाशक्तियाँ थीं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और सोवियत संघ, और 2 गैर यूरोपीय महाशक्तियाँ जापान और अमेरिका। अब दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद में सिर्फ 2 विशिष्ट महाशक्तियों का, यानी कि 2 बड़ी सुपर पावर्स का जन्म हुआ और विश्व की जो राजनीति थी वो बाइपोलर हो गई मल्टीपोलर के स्थान पर। बाइपोलर में यानी कि एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। पश्चिमी गुट का नेता यूएसए को माना गया और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ। अमेरिका ने स्वयं को लोकतंत्र का रक्षक साबित करने की कोशिश की हमेशा, और सोवियत संघ ने साम्यवाद को एक प्रकार से विस्तार करने की और उसका अग्रदूत होने की दावेदारी पेश की। लास्ट पॉइंट, अभी लास्ट नहीं है, 10वां पॉइंट मैं बोल रही हूँ, द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर। पिछले बहुत टाइम से अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है वो बाइपोलरिज्म से मल्टीपोलरिज्म की तरफ दिखाई दे रहा है। एक ही विचारधारा साम्यवाद के समर्थक होने के बावजूद भी सोवियत संघ और चीन जो है वो फ्रेंड्स नहीं थे, और इस विश्वास के बावजूद भी अमेरिका और सोवियत संघ, चीन और अमेरिका एक दूसरे के निकट आने लगे। नेक्स्ट, तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ प्रभाव, यानी कि एक समय ऐसा भी था कि एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनको इग्नोर किया जाता था, लेकिन आज ये कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत महत्व रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष, यानी आज जो बेसिक संघर्ष है वो उत्तर बनाम दक्षिण, यानी कि डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस देखा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार, यानी जो संयुक्त राष्ट्र की संख्या 51 थी वो आज 200 के करीब हो गई है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये देखा कि विश्व युद्ध के पश्चात में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ट्रेंड्स थे, क्या उनकी डिटेल्स थी, और उनको हमने अलग अलग घटनाओं और देशों के माध्यम से समझने का प्रयास किया।
अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद में शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसका विकास। थैंक यू।